पेपर में बनाई हुई स्ट्रेटजी मेरी अगस्त मंथ की पूरी तरीके से फेल हो गई। जब मैं इस पर काम करने बैठा तो मुझे पता चला इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैंने जो बचे हुए 8 से 9 दिन है, एक तरीके से 1 वीक, उसकी एक न्यू स्ट्रेटजी बनाई जिसमें अपना जितनी भी इनकम्प्लीट चीज़ें उससे कंप्लीट करूँगा। जैसे टास्क 1 मेरा शॉर्ट हैंड रहेगा, जिसमें मैं 2 आवर्स मेरे को डेली देने हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने टारगेट लिया है कि अक्टूबर तक मुझे पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। और शॉर्ट हैंड में मैं कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रहा था, इस वजह से भी मेरे को वो स्ट्रेटजी नहीं ठीक लग रही थी, क्योंकि शॉर्ट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीटी में अच्छे से अच्छा स्कोर भी कर लेंगे, रैंक भी आ जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक स्किल ही नहीं क्वालिफाई होगा। तो शॉर्ट हैंड का बहुत ज़रूरी है, उसे टाइम देना, उसे प्रैक्टिस करना, और एक जो स्पीड मांगी गई है एलिजिबिलिटी ग्रेड डी के लिए, ग्रेड सी के लिए, उतना अचीव करना। और उसी के साथ साथ जो मेरा दूसरा टास्क होगा वो मैंने बना के रखा हुआ है कि अपना उसे जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस पे सबसे बेस्ट टाइम यही है वर्क करने के लिए। एग्ज़ाम से 1.5 से 1 मंथ पहले अच्छे से चीज़ें क्लियर करनी है। तो मैं ऐसे टॉपिक्स को पिक कर रहा हूँ जिनको 1 से 1.5 घंटे में कवर किया जा सकता है, चाहे वो स्टैटिक जीके के हों, चाहे वो पॉलिटी के हों, या फिर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो। ठीक है, 2 दिन में होगा कवर, 3 दिन में होगा, लेकिन होगा। टारगेट में लेके चलना 1 से 1.5 घंटा इनफ है मेरे लिए, और उसको विद नोट्स बनाते हुए चलना है, और प्रीवियस ईयर का आइडिया ले लेना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है, कहाँ से पूछ रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चंस बनाता है। तो उन चीज़ों को हाईलाइट करके उनको बार बार रिवाइज़ करना। प्रीवियस ईयर से बहुत आइडिया होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर मैं आपसे कहता हूँ उसे एक बार ज़रूर देखना। तो दूसरा मैं स्ट्रैटेजी, क्योंकि छोटे छोटे टास्क हैं, पहले सबसे पहले शॉर्ट हैंड, और सेकंड मेरा जो टास्क रहेगा वो अपना जीके जीएस, ये कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा कि हाँ दिन भर में काम तो कर लिया, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। तीसरा रहेगा रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और मैं इसलिए इस पर अभी से मेरा लगभग सभी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर उनका लेवल क्वेश्चंस का मॉडरेट टू एडवांस हो गया क्वेश्चन का लेवल, तो वो टाइम टेकिंग बन जाएंगे मेरे लिए, या फिर उनको फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकला, दूसरे में निकला, तो फिर उसे छोड़ के जाना पड़ेगा, दोबारा अटैम्प्ट में आके मेरे को क्लियर करना पड़ेगा पूरा 100 तक जाके। इसलिए उस चीज़ों को ना फेस करना पड़े, तो मैं उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ। हर एक टॉपिक जिसको अभी तक मैंने छुआ नहीं, जिस पर मुझे हल्का सा भी डाउट है कि यहाँ पर वो हर एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है, सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं पहले ही वीडियो में। और जो टास्क 3 रहेगा अपना, वो रहेगा इंग्लिश। अब इंग्लिश में मैं 6 से 7 घंटा दे रहा हूँ डेली का, अभी जो 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। ये टाइम कुछ लोगों को कम लगेगा, कुछ लोगों को ज़्यादा भी लगेगा, लेकिन मेरे लिए अभी मैं जब इससे वर्क करना बैठूंगा तब मुझे पता चलेगा कि ये इससे ज़्यादा मैं कितना और कर सकता हूँ, और करना चाहिए मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से मुझे इस पर वर्क करना होगा और अच्छे से करना होगा। और इसमें ये टाइम में, क्योंकि इंग्लिश में इतना टाइम इसलिए जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज भी इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का है, 100 मार्क्स का। इसमें ग्रामर आती है, ग्रामर के रूल्स आपको पता है क्लियर, उसके साथ साथ वोकैबुलरी भी आती है, और वोकैबुलरी के साथ साथ आता है इसमें अपना क्लोज टेस्ट, PQRS और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। ठीक है, तो इन पे वर्क करने के लिए ये टाइम तो बहुत कम है। अगर आप एक बिगनर हो, आपने स्टार्ट किया है अभी जल्दी, आप सीनियर हो, तो इसका मतलब सीनियर इन द सेंस कि आपने इससे पहले प्रैक्टिस कर रखी है या एग्ज़ाम में दे रखा है एग्ज़ाम वगैरह, तो आपको आइडिया वगैरह है, तो उस लेवल के अगर हो आप, तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसे तो इंग्लिश में आपको टाइम देना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों को मैं जो लेके चल रहा हूँ, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया कितना टाइम दे रहा हूँ, वो कैसे कैसे टास्क में लेके चलूँगा, ये मैं आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो मेरा ये 1 वीक का, लास्ट 1 वीक का अगस्त मंथ का ये जो मैंने टारगेट बनाया है, इसके लिए क्या क्या मैं इसमें चीज़ें करूँगा और क्यों करूँगा। सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूँ, मैं हर उस टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ जिसको मैंने अभी तक छुआ नहीं है, या फिर मैं अभी तक टाल रहा था कि अभी कर लूँगा बाद में, छोटा है कर लूँगा, या फिर मुझे हल्का सा भी डाउट है कि इसका एग्ज़ाम में वेटेज तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें मुझे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम थोड़ी कभी कभार हो जा रही है, या फिर मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, या फिर इसमें सिली मिस्टेक्स के चक्कर में मेरे से निगेटिव लग रही क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, या फिर मैं उसे पूरी तरीके से स्किप ही करके निकल जा रहा हूँ। तो हर उस टॉपिक को, चाहे वो अपना ग्रामर के किसी भी टॉपिक के रूल्स हों सब्जेक्ट में, आप जानते हो ग्रामर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक बार अच्छे से कर लिया तो बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस की नीड होती है, लेकिन अगर आपने किया नहीं तो फिर करना ज़रूरी रहता है। तो ग्रामर के हर एक एरर्स में जिससे क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को कवर कर लेना जो इनकम्प्लीट हैं। वोकैब, हर वो इंपॉर्टेंट वोकैब जो रिपीटेड है, ठीक है, ये उसी के साथ साथ जो अपने फिलर्स वगैरह के यूज़ हो रहा होता है, क्लोज टेस्ट वगैरह में भी यूज़ हो रहा होता है, और उसी के साथ जो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ बन सकते हैं, इस बार आ सकते हैं उससे क्वेश्चंस, तो वो चीज़ें क्लियर करके चलनी है। सेकंड, जीके जीएस जो मेरा सेकंड टास्क में लेके चल रहा हूँ वो मैंने आपको बताया, लेकिन एक चीज़ और इसमें क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि ये जीके जीएस पे वर्क करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है अभी से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी, मतलब इसका सिलेबस है, ये एक 30 से 40 दिन में नहीं क्लियर होने का मेरे को लग रहा है कि अगर पूरा लेके बैठेंगे तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अगर अच्छे से वर्क करने बैठेंगे जीके जीएस के पूरे सिलेबस पे, तो 8 से
12 मंथ तो आपको लगने पूरा सिलेबस A to Z कवर करने में। तो हर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाऊंगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर को जब भी देखूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हिस्ट्री के कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स एग्जामिनर बना रहा है, कि वो मेडिवल हो या फिर मॉडर्न हो या फिर एंशियंट हो, कहाँ से बना रहा है क्वेश्चन को पूछ रहा है अभी तक जितने भी। एसएससी का क्या ट्रेंड है और एसएससी स्टेनोग्राफर में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी में कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, और उसी के साथ साथ वो स्टैटिक जीके में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, इन चीज़ों को मैं एक बार क्लियर कर लूँगा। और जो अपना थर्ड है वो है रीजनिंग। रीजनिंग मैंने आपको बता दी है कि रीजनिंग में बस जो इनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं, जिनमें डाउट्स हैं या फिर जिसमें अभी उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस अभी उस लेवल की नहीं की है, तो उन टॉपिक्स को मैं बस एक बार इधर देख लेना है अच्छे से। उसके बाद प्रैक्टिस तो नेक्स्ट मंथ से जो स्टार्ट होगी मॉक्स के फॉर्म में, और चाहे मतलब ऑफलाइन सेट या PDF के फॉर्म में जैसे प्रैक्टिस मैं करूँ, तो मैं इस चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि उनमें प्रैक्टिस फुल मॉक्स के फॉर्म में मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। रीजनिंग में अलग से कुछ टाइम नहीं देना पड़ेगा, अभी दे रहा हूँ बहुत है। और शॉर्ट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी स्कोर कर लो, अगर स्किल नहीं निकलेगा तो ये स्कोर करना, ये सारी मेहनत एक तरफा मेरे लिए बेकार हो जाएगी। इसलिए शॉर्ट हैंड का मैंने टारगेट कर रखा है कि अक्टूबर तक मुझे पूरी बेसिक्स क्लियर कर लेनी है, और स्पीड के लिए कम से कम मुझे कम से कम 2 से 3 मंथ चाहिए। तो अगर मुझे अक्टूबर के मिड तक मैंने ये पूरी बेसिक्स कंप्लीट कर ली, तब मेरे पास आधा अक्टूबर बचेगा, नवंबर पूरा बचेगा, दिसंबर पूरा बचेगा, और जनवरी में अगर जितने दिन मुझे मिल जाए तो एक तरीके से 3 मंथ मुझे मिल जाएंगे, और पूरा टाइम रहेगा उस स्कोर को देख के जो मैंने CBT में परफॉर्म किया, पूरा दिन प्रैक्टिस करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इसी तरह देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर